हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का नाम है मजगांव डॉक। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि मजगांव डॉक जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या क्या वॉर इक्विपमेंट्स बनाती है, और फिर उसको फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करके देखेंगे क्या ये कंपनी इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। So let's continue with our analysis on Mazgaon Dock. कंपनी क्या काम करती है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर इज वन ऑफ द इंडियाज 4 स्ट्रेटेजिक डिफेंस शिपयार्ड। इंडिया में 3 से 4 कंपनी है जो शिप बनाने का काम करती है, एंड इट इज वन ऑफ दोस 4 स्ट्रेटेजिक डिफेंस शिपयार्ड एंड द ओनली वन टू मैन्युफैक्चर डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स इन इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट समझने का ये है कि ये कंपनी क्या दो चीज बनाती है। डिस्ट्रॉयर्स, यानी इट इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो डिस्ट्रॉयर नाम का जहाज बनाती है। अब ये डिस्ट्रॉयर नाम का जहाज क्या होता है ये भी हम लोग आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। तो डिस्ट्रॉयर्स बनाने वाली ये एकमात्र कंपनी है और सबमरीन बनाने वाली इंडिया की एकमात्र कंपनी है। इट इज अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डेफिनेटली, और ये किसके अंडर में आती है ये कंपनी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1934 में एज ए स्मॉल ड्राई डॉक। ये खाली एक ड्राई डॉक के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई एंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन मजगांव विलेज। और इसका नाम मजगांव डॉक क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहली बार जब स्टार्ट हुई थी तो ये मजगांव नाम के विलेज में स्टार्ट हुई थी जो कि मुंबई में। और क्या काम के लिए स्टार्ट हुआ था ये कंपनी? टू सर्विस द शिप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1774 which was subsequently developed into a ship repair yard। तो पहले सिर्फ सर्विस करने का काम करती थी, और ये सर्विस ये किसको प्रोवाइड किया करती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती थी। बाद में धीरे धीरे ये डेवलप होकर शिप रिपेयर यार्ड बन गया एंड लेटर जो कि हम आज के डेट में देखते हैं शिप बिल्डिंग यार्ड पूरा बन चुका है। इन द कोर्स ऑफ ओवर 2 centuries, जस्ट इमेजिन 200 साल पुरानी कंपनी है। Mazgaon Dog was later incorporated as public limited company in 1934. Post that, control has been taken over by government of India. तो ये अल्टीमेटली लिस्ट कब हुआ ये कंपनी? 1934 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना, और लिस्टिंग तो ऑब्वियसली बाद में हुआ होगा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में कब आया? 1960 में जाके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ठीक है, हमें हिस्ट्री जानना जरूरी होता है कंपनी के बारे में, एटलीस्ट पता तो चलता है ना कि कितनी साल पुरानी कंपनी है, किस तरह से इस कंपनी ने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो देखो, एक छोटा सा गांव में स्टार्ट हुआ था एज अ ड्राई डॉग, और आज ये धीरे धीरे पूरा एक कंप्लीट शिप यार्ड बन चुका है। तो 200 साल लगे कंपनी को, बट इट हैज इवॉल्व लॉट। अब इसका बिजनेस सेगमेंट का बात करें कंपनी का, तो दो मेन बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के। पहला है शिप बिल्डिंग। तो पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंपनी शिप बनाने का काम करती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? दे बिल्ड एंड रिपेयर नेवल शिप्स। तो नेवल ने मतलब जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग का जब डिफेंस सेक्टर का बात करते हैं तो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ठीक है, या दीज आर द 3 विंग्स ऑफ द इंडियन डिफेंस। ठीक है, तो इसमें ये नेवल शिप्स बनाने का काम करती है और मर्चेंट शिप्स भी बनाती है। तो नेवल शिप्स वो होता है जो नॉर्मली हमारे नेवी को काम आता है, और मर्चेंट शिप्स जो बिजनेसमैन लोगों को काम में आता है। ये लॉजिस्टिक्स का सर्विस प्रोवाइड करता है मर्चेंट शिप बनाने। यानी मर्चेंट शिप्स ये लोग बनाते हैं, और जो लोग बनवाते हैं इनसे मर्चेंट शिप वो लोग अपने बिजनेस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये लोग क्या बनाते हैं? सबमरीन एंड हेवी इंजीनियरिंग। तो इनका जो दूसरा सेक्टर है दैट इज सबमरीन एंड हेवी इंजीनियरिंग। इसमें ये लोग करते हैं बिल्डिंग, रिपेयर एंड रीफिट्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो ये लोग अभी जो सबमरीन बनाते हैं वो कैसा है? डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और इसका ये लोग बिल्डिंग भी खुद करते हैं, रिपेयर भी खुद करते हैं, और रीफिट का मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रिपेयर। यानी कोई पार्ट अगर खराब हो गया हो तो उसको ठीक करके या उसके बदले नया कोई पार्ट लगाना, दैट इज रिफिटिंग। तो रिफिटिंग का काम भी ये लोग खुद करते हैं। तो समझने का इंपॉर्टेंट चीज क्या निकला इसमें से कि ये लोग शिप बिल्डिंग का काम करते हैं नेवी के लिए भी और मर्चेंट के लिए भी, और दूसरा ये लोग सबमरीन है हेवी इंजीनियरिंग में भी।
अब इन लोग का प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग। तो ये जो 1 से 5 जो प्रोडक्ट है ना इनके शिप बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, दे आर यूज फॉर नेवी, ये नेवी के पर्पस में यूज होता है, ठीक है। और ये बाद में जो 6 से 12 है ये बेसिकली कमर्शियल यानी ये मर्चेंट शिप्स है। तो ये पहला कौन सा है, ये नेवल शिप है, और ये दूसरा कौन सा है, ये मर्चेंट शिप है, ठीक है। और यहाँ पर सबमरीन में क्या क्या है इनका, आईएनएस शल्की, आईएनएस शंकुल एंड स्कॉर्पियन सबमरीन, ये 3 तरह के सबमरीन बनाती है, और उसका रिपेयरिंग और रिफिटिंग का काम भी ये लोग ही करते हैं। शिप बिल्डिंग में इनके जो नेवल शिप्स है वो क्या क्या है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट्स है, कॉर्वेट है, मिसाइल बोट है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जिसमें अभी ये 3 मेन है जिन पे काम करती है कंपनी। मिसाइल बोट और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल बहुत कम यूज में आता है, या कंपनी का बिजनेस मॉडल में ये बहुत छोटा हिस्सा, मेन जो कंपनी का बिजनेस आता है वो ये इन 3 प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट्स क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है। नेक्स्ट मर्चेंट शिप्स का बात करें तो कार्गो शिप्स है, पैसेंजर शिप्स है, सप्लाई वेसल्स है, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल्स है, वाटर टैंकर्स है, टग्स है और ड्रेजेस है। तो ये सारा प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, ठीक है। सबमरीन में क्या है मैंने बता ही दिया। नेवल शिप्स, नेवल शिप में कौन कौन सा शिप है, जैसा मैंने बताया डिस्ट्रॉयर है, ये फोटो में हम लोग देख सकते हैं, फ्रिगेट्स है, ये कॉर्वेट्स है। तो देखने में क्या है, बहुत बार जिन लोग बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं जानते हैं उन लोगों को देखने में लगेगा कि ये सब शिप्स हैं, पर इसमें एक्चुअली टेक्निकल डिफरेंस होता है। देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हम लोग को यहाँ बाहर बैठ के नहीं समझ में आएगा, बट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स। और फ्रिगेट्स में भी देखो, अभी ये लोग जिस कंपनी जिस मॉडर्न फ्रिगेट पे काम कर रही है उसका नाम है P-17 फ्रिगेट। ये इससे भी ज्यादा, ये तो बहुत ये पुराना फ्रिगेट है, और अभी ये जो P-17 फ्रिगेट जिस पे कंपनी काम कर रही है ये काफी टेक्निकली एडवांस्ड है। फिर मिसाइल बोट और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी नेवल शिप्स के अंदर में बनाती है। उसमें इनका 3 मेन प्रोडक्ट क्या क्या है, जैसा मैंने बताया था, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, ये 3 मेन प्रोडक्ट है। और फ्रिगेट्स में भी अब ये लोग एडवांस फ्रिगेट्स पे आ गए हैं, P-17 नाम का प्रोजेक्ट है जिसमें लोग टेक्निकली बहुत ही हाई एडवांस फ्रिगेट्स बनाते हैं। मर्चेंट शिप्स में इनके पास क्या क्या है, मर्चेंट शिप मतलब जो बिजनेसमैन लोग के तौर पे यूज आता है या बिजनेसमैन लोगों को यूज आता है। तो इसमें ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रैगर है, जनरल कार्गो वेसल है, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल है, ऑफशोर सप्लाई वेसल है, स्पेशल ट्रेड पैसेंजर एंड कार्गो वेसल है, एंड टी बोलार्ड फुल वॉल्व टग वेसल है। तो ये सारा क्या काम में आता है, ये मर्चेंट, मर्चेंट यानी बिजनेस रिलेटेड चीजों में काम आता है, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है कंट्री में उसमें कहीं ना कहीं ये लोग का जरूरत पड़ता है, या फिर इक्विपमेंट्स को कैरी करने में जरूरत पड़ता होगा, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर फाइटिंग। तो ये लोग नेवल शिप्स नहीं है, दे आर मर्चेंट शिप्स। अब इनका सबमरीन बिजनेस क्या है, तो दूसरा बिजनेस इनका क्या है, सबमरीन का बिजनेस। तो सबमरीन में इनका क्या बिजनेस है वो समझते हैं। इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इनके पास काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एंड मैन्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल, और जो इस डिपार्टमेंट को चलाता है, जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दे आर स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल। सबमरीन्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड रीफिटेड, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये लोग सबमरीन को बनाते भी हैं, रिपेयर भी करते हैं, रिफिटिंग का काम भी करते हैं। और कहां पर होता है, इन ईस्ट यार्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। A unit set up with advanced state of art machinery, तो ये ईस्ट यार्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो है, ये क्या है, ये एक यूनिट है जो कि सेटअप हुआ है विद एडवांस्ड स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी, यानी इसमें बहुत ही आधुनिक तौर के मशीन सब लगाए हैं, required to achieve the exacting and stringent quality standards in submarine construction। यानी देखो, ये सब डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होता है, इस पे बहुत कुछ दाव पे लगा होता है, यानी कंट्री का पूरा सिक्योरिटी दाव पे लगा होता है। तो आप क्वालिटी में किसी भी तरह का इसमें कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने सबमरीन बनाने का लाइसेंस दिया है, तो डेफिनेटली दे हैव टू वर्क एट द बेस्ट ऑफ क्वालिटी, बेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। उनको एक स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी तरह का
क्वालिटी या लो ग्रेड क्वालिटी का सबमरीन अगर आज बना के आर्मी को सप्लाई हो जाता है, तो वहां, या आर्मी को तो नहीं, सॉरी, नेवी को सप्लाई हो जाता है, तो वहां पर कभी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगा तो वहां पर हम लोग का पूरे देश का सिक्योरिटी खतरा में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट। और सिर्फ वही कंपनी को परमिशन मिल सकता है या लाइसेंस मिल सकता है बनाने का जिसके पास एडवांस्ड स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी का फैसिलिटी। फिर इनके पास खुद का एक बिल्डिंग ट्रेनिंग स्कूल है, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप एंड मेंटेन वेल्डिंग टेक्निक्स एंड प्रोसीड्योर्स एट हाई स्टैंडर्ड्स एंड कंटिन्यूअस अपडेटिंग ऑफ टेक्निक्स। यानी खुद का अपना एक स्कूल ये लोग ट्रेनिंग स्कूल बना रखे हैं, जहां पर जो भी एम्प्लॉइज होंगे, चाहे करंट एम्प्लॉइज या फिर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज जो ट्रेनिंग के तौर पे वहां पर आते होंगे, उन लोगों को पूरा टेक्निक सिखाया जाता है कि कैसे वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग प्रोसेस से हम लोग क्या होता है, दो लोहा को आपस में जोड़ते हैं। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस जहां पर दो लोहा को जोड़ के, जैसे शिप बनता है तो लोहा से ही बनता है ना, लोहा से जो स्टील से बनता है, तो स्टील से जो बनेगा तो दो स्टील को आपस में जब ज्वाइन करना होता है तो वेल्डिंग का टेक्निक यूज होता है। तो वो वेल्डिंग टेक्निक यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे हाई स्टैंडर्ड टेक्निक पे हम लोग को काम करना है, और जो टेक्निक नया नया आ रहा है उसको अपने आप को अपडेट भी करते रहना है। उसके वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल खुद खोला गया। The East Yard boasts of facility like fully computerized drawing office। तो इनका जो ड्राइंग ऑफिस है जहां पर ये लोग शिप्स का डिजाइनिंग करते होंगे, वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। Then they have excellent quality control laboratories। इनके पास जो लेबोरेटरीज है वो काफी एक्सेलेंट है क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से। स्पेशल पर्पस मशीन है इनके पास, have been installed for pressure hull fabrication, stern tube boring, मशीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन एंड हैच कवर्स। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास किसी भी तरह का टेक्निकली कोई कमी नहीं। कंपनी के पास जो फैसिलिटीज है, दे आर अप टू डेट फैसिलिटी एंड कंप्लीट एडवांस टेक्निकल फैसिलिटीज। यानी जो फैसिलिटी है कंप्लीटली एडवांस्ड है। सबमरीन रिपेयर और मेंटेनेंस का ये जो काम करते हैं उसमें क्या होता है? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड हैज आल्सो अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ रीफिटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ एसएसके क्लास सबमरीन्स। यानी जो नए जो क्लास के सबमरीन्स आते हैं उसका ये लोग रीफिटिंग भी करते हैं और उसको मॉडर्नाइज करने का भी काम करते हैं। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। दस मीटिंग द क्रिटिकल नीड ऑफ द कंट्री इंडिजिनस। यानी हम लोग को पता है कि सबमरीन कितना इंपॉर्टेंट है वॉर लाइक सिचुएशन में, तो वहां पर इट इज अ क्रिटिकल नीड कि हमारा सबमरीन का जो स्टैंडर्ड है ये दिन पे दिन अपडेट होता है, मॉडर्नाइज होता है। तो ये काम ये कंपनी जो है मजगांव डॉक वो खुद इंडिजिनियसली इंडिया में ही एक कंपनी है जो ये काम करती है। तो हम लोग को विदेशी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, फॉरेन कंपनीज पे। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन सेविंग आवर फॉरेन एक्सचेंज। The covered dry dock of submarine yard provides an ideal environment for repair of submarines। यानी covered dry dock, यानी ये जो dry dock है ये पूरी तरह से covered है, तो वहां पर रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छा से हो सकता है। मजगांव डॉक completed the first ever indigenous medium refit of शिशुमर in scheduled period of 2 years। यानी शिशुमर नाम का जो सबमरीन था उसका रिफिटिंग का काम इन्होंने बहुत जल्द 2 साल में सिर्फ कंप्लीट करके दे दिया। तो दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द कंपनी कि इतना जल्दी इन्होंने 2 साल में पूरा का पूरा सबमरीन का रिफिटिंग करके दे दिया। सो दिस इज वेरी गुड। ये बताता है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कंपनी का बहुत अच्छा है। सबमरीन प्रोडक्ट्स का बात करें तो इसमें क्या क्या है? आईएनएस शल्की है, आईएनएस शार्कुल है, स्कॉर्पियन सबमरीन है। तो ये 3 तरह के सबमरीन है जिसपे ये कंपनी बनाती है। नाउ व्हाट इज फ्रिगेट? अब हम लोग बात करेंगे कि कंपनी के पास फ्रिगेट है, कॉर्वेट है, डिस्ट्रॉयर्स है। फ्रिगेट होता क्या है? फ्रिगेट क्या है? टुडे फ्रिगेट इज द वर्क हॉर्स ऑफ द सी। यानी सी में सबसे तेजी से चलने वाला जो जहाज है, जो शिप है, दैट इज फ्रिगेट, जो फोटो में हम लोग देख सकते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन combatant in most navies that operate offshore fleets। यानी ये सबसे कॉमन कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब अगर सामने से कोई अटैक हो रहा है तो उसका जवाब देने के लिए जो सबसे पहला जहाज जो सामने आता है, जो सामने से अटैक को रोकने में काम करता है, उसको डिफेंड करने में काम करता है, उसमें सबसे कॉमन शिप जो है वो फ्रिगेट है।
मोस्ट फ्रिगेट आर रिगार्डेड एज कोस्टल डिफेंस वेसल, यानी जो कोस्टल एरियाज होता है, जैसे हमारे देश का भी कोस्टल एरियाज है, जैसे अंडमान के आसपास कोस्ट है, गोवा के आसपास कोस्ट है, तो जहां जहां कोस्टल एरियाज है वहां पर अगर जहां बॉर्डर पड़ता है तो वहां पर सबसे पहले फ्रिगेट को रखा जाए। क्यों? दे एक्ट एज अ कोस्टल डिफेंस वेसल एंड देयरफॉर इनका मिशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली लिमिटेड है, यानी ये लोग नॉर्मली इंटरनेशनल वाटर में जाके काम नहीं करते हैं, ये कोस्ट के आसपास रहते हैं कि कोई अगर हमारे देश पे अटैक करने आ रहा है तो दे विल एक्ट एज अ डिफेंस फोर्स, तो ये लोग डिफेंड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्वेट क्या काम करते हैं? कॉर्वेट, अ कॉर्वेट इज इवन स्मॉलर देन फ्रिगेट, यानी कॉर्वेट तो फ्रिगेट से भी ज्यादा छोटा जहाज है एंड हैंडल्स पेट्रोल ड्यूटीज टू डू नॉट सॉरी that do not require more sophisticated missile equipment vessel, यानी कॉर्वेट एक छोटा सा फ्रिगेट से भी छोटा शिप है, इसका मेन काम क्या है कि ये पेट्रोलिंग का काम करता है, यानी जाके घूम के आ गया कि कोई हमारे बाउंड्री में या हमारे जो बॉर्डर एरिया में उसमें कोई फॉरेन इन्वेडर्स तो नहीं आ रहे, तो एक बार जाके पेट्रोलिंग कराओ, पेट्रोलिंग कर मतलब जांच जांच करके आ जाओ, या रात भर पहरेदारी करना जैसे होता है ना, तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक तरह का पहरेदारी करना, कि अपने बॉर्डर के आसपास पूरा पहरेदारी करो। तो वहां पर क्या है, हम लोग को लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, बस पहरेदारी करने का जरूरत है। तो वहां पर इनका जो मिसाइल इक्विपमेंट वेसल और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इसमें नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटा जहाज होता है, ठीक है, जस्ट फॉर पेट्रोलिंग ड्यूटीज, ताकि पेट्रोलिंग ड्यूटीज अच्छा से हो सके। एंड डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा जहाज होता है। अ डिस्ट्रॉयर इज अ स्टेप अप इन साइज एंड रेंज फ्रॉम फ्रिगेट रीचिंग द साइज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू लाइट एंड हेवी क्रूजर्स ऑफ यूएस नेवी, यानी यूएस नेवी का सबसे बड़ा जहाज जो होता है वो डिस्ट्रॉयर होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूएस नेवी का, तो डिस्ट्रॉयर सबसे मेन और सबसे बड़ा जहाज होता है जो लड़ाई में काम आता है। These ships are generally designed for deployment far from home shores, यानी घर से जब बहुत दूर हम लोग को, जैसे मान लो यूएस है, अब यूएस को मान लो चाइना से अगर मान लो उसको लग रहा है कि थ्रेट है, तो वो क्या करेगा, चाइना के आसपास जो है वहां पर अगर अपना कोई शिप भेजना चाहता है तो वो फ्रिगेट को या कॉर्वेट को थोड़ी भेजेगा, वो डिस्ट्रॉयर को भेजेगा, ताकि अगर लड़ाई का सिचुएशन बना तो डिस्ट्रॉयर के पास वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे टेक्नोलॉजी होते हैं कि वो लड़ाई में भाग ले सकते हैं। तो जब अपने घर से दूर कोई शिप को रखना पड़ता है तो वहां पर डिस्ट्रॉयर शिप रखा जाता है। एंड सो आर डिजाइन्ड फॉर ग्रेटर ऑपरेटिंग रेंज, इसका ऑपरेटिंग रेंज भी बहुत बड़ा होता है, यानी ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मिसाइल, इतना दूर तक मिसाइल छोड़ सकता है, यानी ग्रेटर ऑपरेटिंग रेंज होता है। सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा होता है और हैबिटेबिलिटी भी इसका ज्यादा होता है, यानी सबसे बड़ा शिप कोई होता है तो वो डिस्ट्रॉयर होता है। अब कंपनी ने अभी तक क्या क्या अकम्प्लिश किया है अपने ये 200 साल का जो जर्नी है, 200 साल तो नहीं बोलेंगे, 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आया था, तो वहां से अभी तक कंपनी ने क्या क्या अचीव कर लिया। और वी हैव रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड डिलीवर्ड 3 P-15 डिस्ट्रॉयर्स, यानी 3 तो डिस्ट्रॉयर ऑलरेडी बना चुका है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची एंड आईएनएस चेन्नई के लिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके अंडर में काम करता है? एमओडी के अंदर। फॉर यूज बाय इंडियन नेवी बिटवीन 14 टू 16, 2014 और 16 के बीच में ये 3 डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी बना के इंडियन नेवी को सप्लाई कर चुके। The role of P-15 destroyer is to coordinate a task force in exerting sea control in multi-threat environment. तो यहाँ से एकदम क्लियर आ रहा है कि डिस्ट्रॉयर का फंक्शन क्या है कि जो भी टास्क फोर्स होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है अगर मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट हुआ ना। व्हाट इज मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट? कि अगर मान लो कोई फॉरेन का जो हमारे जो दुश्मन है लड़ाई के समय, वो आसमान से भी मिसाइल छोड़ रहे हैं, वो हो सकता है सी में भी हम लोग के पास आके अटैक कर रहे हैं, या फिर लैंड के जरिए भी कोई सैनिक लोग आके हम लोग के यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट भी अगर होगा ना तो भी ये डिस्ट्रॉयर जो है वो तीनों से एक साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो P-15 डिस्ट्रॉयर्स आर केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग शोर बेस्ड टारगेट, तो शोर में भी ये टारगेट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, अगर कोई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट हम लोग पे अटैक कर रहा है उसके अगेंस्ट डिफेंड भी कर सकता है, और सबमरीन और सरफेस शिप के साथ भी लड़ाई कर सकता है। तो ये मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट में काम करने का इसमें क्षमता है। Mazgaon dock has also constructed a series of offshore petrol vessel
जो मैंने बताया पेट्रोलिंग के काम में जो वेसल आता है वो भी बना के दे चुकी है फॉर कोस्टल गार्ड्स। 7 कोस्ट गार्ड शिप ऑलरेडी इन्होंने बना के दे दिया, which today form the mainstay of the coastal guard fleet, were built and delivered to the Indian Coast Guard। कब हुआ था? 1983 से 1990 के बीच में इन्होंने ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी बना के दिया हुआ। फिर ये क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर आउटपोस्ट फॉर बीएसएफ। जो बीएसएफ के जवान लोग होते हैं उनके लिए बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाया हुआ। नाउ व्हाट इज बॉर्डर आउटपोस्ट? तो बॉर्डर आउटपोस्ट आर फ्लोटिंग पुलिस स्टेशंस ईच विथ 4 हाई स्पीड बोट्स। यानी ये फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन है और उसके साथ 4 हाई स्पीड बोट होते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन के बाद जीप होता है ना, 2 या 3 जीप लगा रहता है कि कभी भी जरूरत पड़ा तो पुलिस वाले लोग जीप पे बैठेंगे और तुरंत निकल लेंगे। ये एक पानी पे बना फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन है जिसके बाहर 4 हाई स्पीड बोट लगे होते हैं ताकि अगर कभी कुछ जरूरत पड़ा तो पुलिस वाले लोग बोट में बैठ के निकल लेंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन, तो ये इसको क्या बोलते हैं? बीओपी, बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं। तो ये इस तरह का शिप भी इन्होंने बनाया है पास्ट में। Since 1960 कंपनी has built 797 vessels जो आज के डेट में ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू 800 है, including 25 captive warships, 5 conventional marines. The first warship by it was commissioned into Indian Navy in 1972। तो पहला वॉरशिप जो इंडियन नेवी में आया था इस कंपनी द्वारा दैट वाज 1972। एंड द फर्स्ट सबमरीन जो आया था, ठीक है, वो कब आया था? 1992 में है। तो 20 साल लग गया पहला सबमरीन आने में। इसका रेवेन्यू मिक्स का अगर बात करें कंपनी का, तो रेवेन्यू मिक्स कैसा है? देखो 2017 में 33% के आसपास रेवेन्यू किससे आता था? शिप बिल्डिंग से आता था। और 67% ऑफ द बिजनेस किससे आता था? सबमरीन से आता था। फिर धीरे धीरे आगे चलकर हम क्या देख रहे हैं कि सबमरीन का प्रोपोर्शन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 67 से 52 हुआ, 46 हुआ एंड 30% हो गया। जबकि शिप बिल्डिंग का डिवीजन जो है वो बढ़ते जा रहा है। 33 से 47 हुआ, 53.5 हुआ और आज के डेट में 2020 तक का डेटा जो अवेलेबल है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम शिप बिल्डिंग डिवीजन। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को अभी शिप बिल्डिंग का ऑर्डर कंपनी को ज्यादा मिल रहा है जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और सबमरीन का ऑर्डर उतना ज्यादा कंपनी के पास नहीं था इन 4 सालों। और कंपनी इस बात से खुश भी है क्योंकि इनका जो शिप बिल्डिंग का जो टिकट साइज होता है, यानी जो एक एक ऑर्डर का जो वैल्यू होता है, दैट इज मच मोर देन द सबमरीन। तो कंपनी हमेशा चाहती है कि इनको शिप बिल्डिंग का ऑर्डर ज्यादा मिले कंपेयर टू सबमरीन। अब क्या क्या प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी करेंटली इंगेज, यानी करेंटली अभी कंपनी किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है? तो सबसे पहला जो है इनका P-15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो पहला डिस्ट्रॉयर्स बना रही है। हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी डिस्ट्रॉयर्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें 4 डिस्ट्रॉयर बनाने का इनको ऑर्डर मिला था, हो गया 2015-16 के आसपास इनको ये ऑर्डर मिला था। उसमें एक ऑलरेडी ये लोग डिलीवर कर चुके हैं और 3 पेंडिंग, और ये टोटल ऑर्डर साइज था 32,000 करोड़। सिमिलरली इनको एडवांस्ड सेल्फ फ्रिगेट्स बनाने का ऑर्डर मिला था 4 का, और इसमें अभी भी एक भी डिलीवर नहीं हुआ है, चारों का चारों वर्किंग स्टेज में है। तो इसमें 24,000 करोड़ के आसपास का ये टोटल ऑर्डर वैल्यू। और फिर कन्वेंशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन का ऑर्डर मिला था 6, उसमें 4 ये लोग डिलीवर कर चुके हैं, 2 डिलीवर करना बाकी है। 4,500 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर। तो आज के डेट में अगर देखें तो इनका टोटल ऑर्डर बुक कितना है? 45,900 करोड़ के आसपास, यानी ऑलमोस्ट आई कैन से 46,000 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। तब एज ऑन 31 मार्च 2022 इनका जो ऑर्डर बुक है करीब करीब 46,000 के आसपास का ऑर्डर बुक है। इसका प्रोजेक्ट का डिटेल्स अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज का है, तो ये आईएनएस जो डिस्ट्रॉयर्स का मैं बात कर रहा था कि 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो इनको ये ऑर्डर कब मिला था, लॉन्च कब हुआ, एक्सपेक्टेड कमीशनिंग कब तक ये चालू हो जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी बन चुका है, 3 पेंडिंग है जो वर्किंग स्टेज में। तो इसका फिटिंग आउट चल रहा है, इसका भी फिटिंग आउट चल रहा है जो ये 2023 तक बोल रहा है कंप्लीट हो जाएगा, ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी हर साल में एक एक डिस्ट्रॉयर्स ये लोग नेवी को सप्लाई कर देंगे, 2023 में एक, 24 में एक और 25 में। सिमिलरली जो फ्रिगेट्स है, फ्रिगेट्स में इनका क्या है, एक ऑलरेडी कमीशन होने वाला है 2022 में बोल रहे हो जाएगा, ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। फिर 2023 जो है
जो एक और है 2023 में कंप्लीट होगा, 24 में कंप्लीट होगा और ये भी 25 में कंप्लीट होगा। तो यहाँ भी 3 जो है वो 23, 24, 25 में। तो बोलने का मतलब है 23 में, 24 और 25 में एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट्स, ये सब ये लोग सप्लाई करते चले जाएंगे। तो इनका आगे चल के जो दिख रहा है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छा है, नेक्स्ट 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। कंपनी के पास ऑलरेडी 46,000 करोड़ का ऑर्डर है। अगर इन लोगों का रेवेन्यू हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा इनका कितना साल का इनके पास ऑलरेडी रेवेन्यू का विजिबिलिटी। रेवेन्यू विजिबिलिटी मतलब अगर इनको कोई नया फ्रेश ऑर्डर नहीं भी मिलता है तो कितना साल तक इनका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा और बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू विजिबिलिटी। कितने साल तक का ऑलरेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी इनके पास है। अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स, नया ऑर्डर कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मीडियम टर्म में देर एक्सपेक्टिंग फास्ट पेट्रोल वेसल का ऑर्डर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल का ऑर्डर, कॉर्वेट का ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको अभी तक तो इनका एक्सपोर्ट से कोई खास रेवेन्यू नहीं आता है, बट अभी क्योंकि आफ्टर द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सारे कंट्री, जितने भी दुनिया में जितने भी कंट्री सब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। सबको को लग रहा है कि नहीं, हम लोग को भी अपना सेफ्टी के लिए अपने पास हथियार होना चाहिए, अपना शिप, अपने सी को कंट्रोल करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिर्फ अमेरिका या यूरोपियन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे कंट्री के पास अपना कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स नहीं है। तो अब सबको धीरे धीरे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम। तो अब कंपनी को लग रहा है कि आगे चल के हम लोग को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सब जो कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री, श्रीलंका तो अभी ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे ही है, तो लेट्स सी श्रीलंका से कुछ उम्मीद भी है कि नहीं, बट मलेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब छोटे छोटे कंट्री से दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनको पेट्रोल वेसल्स का, ड्राई फ्लोटिंग ड्राई डॉक का, मिशन शिप्स का, ये छोटे छोटे शिप्स का ऑर्डर मिल जाएगा। देखो, दे आर देमसेल्फ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनको बाहर से कोई कॉर्वेट का या डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मिलेगा। तो कॉर्वेट जहाज जो होता है, डिस्ट्रॉयर जो होता है, ये काफी महंगा होता है। एक एक जहाज का 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ एक एक जहाज का कीमत होता है। तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा इन कंट्री से, छोटे छोटे वेसल्स का ऑर्डर दे आर एक्सपेक्टिंग। लॉन्गर टर्म में ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि P-75 सबमरीन का 6 पीस का ऑर्डर मिल सकता है, डिस्ट्रॉयर्स का ऑर्डर मिल सकता है इनको लॉन्गर टर्म में। किससे? इंडिया से या मे बी इंडिया के बाहर से। तो लॉन्ग टर्म में दे आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स। फिर रिसेंट, अभी बहुत रिसेंट अनाउंसमेंट इन्होंने जो किया है, तो 28 जून का एक अनाउंसमेंट आया। क्या अनाउंसमेंट आया कि इंडियन नेवी ने, इन लोगों ने जो चौथा वेसल था, ठीक है, मिस्टर जी.के. हरीश, जनरल नेवल डिजाइन ऑफ इंडियन नेवी, लेड कील, कील मतलब होता है उद्घाटन करना, ठीक है, शिप के भाषा में लेड कील का मतलब होता है उद्घाटन करना, ऑफ द फोर्थ शिप, चौथा शिप का उद्घाटन किया। कौन सा? जो फ्रिगेट वाला, चार फ्रिगेट का ऑर्डर था, तो 3 ऑलरेडी काम चल रहा था, चौथा का भी उद्घाटन हो गया। उद्घाटन मतलब ये नहीं कि शिप तैयार हो गया, इसका मतलब है शिप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेड नील मतलब पहला, जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं कोई, तो बोलता है ना पहला पत्थर, शिलान्यास करना, यानी पहला पत्थर लगाना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो वैसे ही शिप में क्या होता है, लेड नील यानी पहला नील लगाया, कील लगाया। तो पहला कील लगाया इसका मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसका खासियत देखो क्या है, P-17 वॉरशिप्स आर फॉलो ऑन वॉरशिप्स ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। तो ये फ्रिगेट कैटेगरी का है। 7 frigates in the series will be constructed, of which 4 are being constructed in Mazgaon Dock Shipbuilders Limited and 3 in Garden Ridge Shipbuilder। यानी टोटल 7 फ्रिगेट्स बन रहा है, जिसमें 4 फ्रिगेट जो बन रहा है उसका ऑर्डर मजगांव डॉक के पास है, और 3 पीस का ऑर्डर किसके पास है? गार्डन रिच शिपबिल्डर के पास। The P-17 class frigates are being built using indigenously developed steel। तो इंडिया में जो स्टील बन रहा है उसी को यूज करके ये सारे जहाज बन रहे हैं। तो मेनली ये इंडिजिनियसली भी स्टील जो होता है, इनका सेल से ये स्टील ये लोग खरीदते हैं। मेन ज्यादातर, ऐसा नहीं कि खाली सेल से खरीदते हैं, बट मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है स्टील का, वो सेल है। एंड फिटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स एंड सेक्टर्स अलोंग विद इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसमें क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स का मतलब एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जितने भी वेपन्स है वो सारे इसमें लगे हुए हैं,
और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी इसमें है। फिर और एक इन्होंने किया है, 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया है, एक बोट बनाया है जो कि हाइड्रोजन पावर इलेक्ट्रिक बोट बनाया है। यानी अभी तक डीजल पावर होता है, जितने भी बोट्स और शिप्स है डीजल से चलता है। अभी ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग डीजल या पेट्रोल पे डिपेंडेंस कम करके क्या हाइड्रोजन के ऊपर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने अभी एक बोट बनाया है, हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट। तो ये काफी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। तो आगे चल के हो सकता है ये लोग बड़े शिप्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज करने का सोचेंगे। प्लान्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब इनका डाइवर्सिफिकेशन का क्या प्लान, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अभी तक ज्यादातर रेवेन्यू इनका किससे आता है, नेवल शिप से होता है। अब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे चल के हम लोग थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने सोर्स ऑफ इनकम को चेंज करें। तो कंपनी प्लान्स टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू इनटू एक्सपोर्ट। अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है कंपनी, रिपेयर एक्टिविटीज को और रिफिटिंग एक्टिविटीज से अपना इनकम को बढ़ाना चाहती है। कंपनी इज अ नोडल शिपयार्ड फॉर एक्सपोर्ट जायंट, कोलैबोरेशन विद यूएस, रशिया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया। इन लोगों के साथ ऑलरेडी कंपनी का कोलैबोरेशन किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला नहीं है इन लोगों से। बट आगे चल के कंपनी इनके साथ रिलेशन और बेटर बनाना चाहती है और एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ से इनको कुछ ऑर्डर मिले और नए एक्सप्लोर करना चाहती है नया अपॉर्चुनिटीज इन न्यू कंट्री जिनके साथ इनका अभी भी कोलैबोरेशन नहीं है, जैसे घाना, नाइजीरिया, सिरिलोन, कैमरून, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। ये सब कंट्री जिनके साथ अभी इनका कोई कोलैबोरेशन नहीं है, इनके साथ कोलैबोरेशन नया करना चाहती है। अब आता है इक्विपमेंट्स क्या क्या लगता है इनको बनाने में। की इक्विपमेंट्स यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, यानी शिप बिल्डिंग बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स चाहिए वो क्या क्या है। तो स्टील है, प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें गैस टर्बाइंस आ जाता है, डीजल इंजन आ जाता है, रिडक्शन गियर बॉक्सेस आ जाता है, शाफ्टिंग एंड प्रोपेलर्स आ जाता है। तो ये सारा चीज क्या है, एक शिप को कंप्लीट करने में ये सारे इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो ये तो हो गया शिप को चलाने के लिए। फिर शिप को क्योंकि नेवल एक्टिविटी में यूज करना है तो वहां पर वेपन सिस्टम का भी जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स एंड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारा चीज कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी उसमें हो कि कल को जैसे एक रडार जैसा कुछ हो गया, तो रडार है तो जैसे ही कोई एनिमी अगर मेरे रडार के अंदर आता है तो किसी इंसान को मिसाइल नहीं चलाना होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा कोई डेंजर सिग्नल मिलेगा तो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप कोई ना कोई एक्शन ले लेगा। दैट इज कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स क्या क्या है, डीजल ऑल्टरनेटर रेक्टिफायर सिस्टम। फॉर सम इक्विपमेंट्स द कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स। अब यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ इक्विपमेंट के लिए इनके पास नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत कम है, तो रिस्क ये हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, कल को अगर उन सप्लायर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया या उनका बिजनेस में किसी भी तरह का दिक्कत आ गया और वो लोग किसी कारणवश सप्लाई नहीं कर पाए तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पर कंपनी का एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है। तो दीज आर बिट ऑफ रिस्क ऑल्सो। ठीक है, FY20 में क्या था, 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो था, यानी जितना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसका 30% ऑफ द इक्विपमेंट इनका इंपोर्ट होता था। तो इंपोर्ट में डिपेंडेंस थोड़ा सा है, तो दैट इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। फिर क्या है, कंपनी का एक्सपोर्ट का अगर देखें तो कंपनी का एक्सपोर्ट अभी भी जीरो है, तो कंपनी का एक्सपोर्ट से कोई खास रेवेन्यू नहीं आता है। कंपनी हैज सेट अप ए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर इंडिजिनाइजेशन टू बूस्ट एंड स्ट्रेंथन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कंपनी हर वो प्रयास कर रही है कि जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है उसका इक्विपमेंट का सब्स्टिट्यूट हम लोग इंडिजिनियसली या तो खुद डेवलप कर लें या तो कोई इंडिजिनियस सप्लायर होंगे। तो कंपनी वो हर चीज का कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक्सपोर्ट देख लो, एक्सपोर्ट में कुछ रेवेन्यू नहीं है जो भी है, और इंपोर्ट काफी होता है कंपनी का। अब आता है कि एक्सपोर्ट कम क्यों है, तो अभी हम लोग समझ गए कि एक्सपोर्ट नहीं है, बट क्वेश्चन आता है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता जा रहा। तो कंपनी ने खुद इसका जवाब दिया है। कंपनी का बोलना है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड बिल्ड्स ओनली कैपिटल वॉर वेसल्स। तो ये लोग कैपिटल वॉर वेसल्स बनाते हैं जिसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, हायर कॉस्ट। जैसे कि ये लोग डिस्ट्रॉयर बनाते हैं, तो एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 8,000 करोड़ का होता है इन इंडियन रूपी। एक फ्रिगेट बनाते हैं, फ्रिगेट का कम से कम 6,500 करोड़ का एक फ्रिगेट होता है। सबमरीन जो बनाते हैं, एक सबमरीन 4,000 करोड़ के आसपास का होता है।
तो क्या है कि इनके जो कस्टमर है, नाउ सच कस्टमर नेशन इन आवर ज्योग्राफिकल विसिनिटी इज नॉट देयर। तो बोल रहे हम लोग के देश के आसपास में जो कंट्रीज है वो लोग इतने अमीर नहीं है, या उनका डिफेंस बजट इतना ज्यादा नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि इनको इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिल पाता। बट वी आर होपफुल, पर अब जैसा सिचुएशन हो रहा है वॉर के बाद, मैनेजमेंट का बोलना है कि बट वी आर होपफुल दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे इविंस इंटरेस्ट इन द कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड कम वी शैल शेयर विद यू। बोल रहे कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि क्योंकि अभी सारे देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग को कुछ बड़े ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के लिए भी मिल सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कंपनी अपना सारा मॉडर्नाइजेशन में 9 बिलियन रुपया ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है, अपने सारे इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज कर रही है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। तो वहां पर कंपनी हर वो एक्टिविटी या हर वो एक्शन ले रही है जो कंपनी को आगे चल के एक बेहतर इक्विपमेंट या बेहतर शिप बनाने के लिए इक्विप्ड बना देगा। प्रोडक्शन का बात करें तो अभी तक कंपनी ने क्या कितना प्रोडक्शन कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी कंपनी का कितना है। तो कंपनी का एमडीएल हैज इन हाउस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक साइमल्टेनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 वॉरशिप्स एंड 11 सबमरीन्स। तो इंपॉर्टेंट यही है समझने का कि इनके पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है उसमें ये लोग एक साथ, यानी एक साथ अगर 10 वॉरशिप का ऑर्डर भी मिल जाए तो ये लोग 10 वॉरशिप का प्रोडक्शन एक साथ कर सकते हैं और 11 सबमरीन्स एक साथ बना सकते हैं। पहले ये कैपेबिलिटी कितना था? करंटली 8 वॉरशिप्स एंड 3 सबमरीन्स आर इन डिफरेंट फेजेस, ये तो बन रहा है। पहले इनका कैपेबिलिटी करीब करीब 6 या 8 वॉरशिप्स एक साथ बनाने का था, जो कि अभी बढ़ के 10 और सबमरीन में 11 हो गए। एडिशनली वो लोग क्या कर रखे हैं, दे हैव डेवलप अ 37 एकड़ लैंड, इसके आसपास जेएनपीटी जो डॉकयार्ड है उसके आसपास ये लोग 37 एकड़ का फैसिलिटी लगा रखे हैं, और वहां पर वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, पर इस फैसिलिटी में भी ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएंगे, यानी जो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये और बढ़ेगा आगे चल। अब गवर्नमेंट ने भी काफी इंसेंटिव दे रखा है, वो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी डिफेंस को काफी पुश कर रही है। तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 2016 तक गवर्नमेंट ने काफी फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी बना रखा है इस तरह की कंपनीज के लिए, डिफेंस कंपनीज के लिए। फिर इंडिजिनाइजेशन प्लान, जहां पर गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है कि हम लोग इंपोर्ट कम से कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो हथियार है हम लोग अपने देश में बना हुआ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का स्कीम है या जो भी मेक इन इंडिया पॉलिसी है, उसमें सरकार बहुत सीरियस है कि हम लोग को कम से कम इक्विपमेंट्स या वॉर इक्विपमेंट जो है इंपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा वॉर इक्विपमेंट अपने ही देश में बनाना। तो उसके लिए काफी नेगेटिव लिस्ट भी बना रखा है गवर्नमेंट कि इन तरह का इक्विपमेंट्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये हम लोग को घर से ही खरीदना होगा, यानी डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। फिर एफडीआई लिमिट भी डिफेंस शिप बिल्डिंग में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, इन्वेस्टर्स आएंगे तो फाइनेंशियल एड मिलेगा कंपनी को, तो वो लोग अपना टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट कर सकेंगे। फिर पीयर कंपैरिजन अगर करते हैं कंपनी का, तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है एज कम्पेयर टू पीयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये गार्डन रिच है, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव, गोवा शिपयार्ड, तो उसमें सबसे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट किसका है? मजगांव डॉक का। इसका मतलब ये है कि इनमें सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज जो आएगा वो मजगांव डॉक में आएगा। तो ये दो धारी तलवार के जैसा होता है, अगर कंपनी बुल फेज में जहां पर ऑर्डर अच्छा मिल रहा है, एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। पर अगर बियर फेज में आ गई, जहां ऑर्डर नहीं आ रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का इनिशिएटिव नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इस तरह की कंपनी को होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन, अगर कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम लोग देखते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम लोग देखें तो कंपनी को हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं। जैसे इनका करंट रेवेन्यू जो है 5,733 करोड़ का FY22 में है। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं, एक बुल फेज, ये हो गया बियर फेज, और ये हो गया नॉर्मल फेज, कि अगर सब कुछ नॉर्मल चला तो क्या होगा। तो बुल फेज अगर हम लोग देखें तो कंपनी में अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट का बोलना है कि टॉप लाइन में 20 से 25% तक का ग्रोथ आ सकता है।
पिछले अगर एक साल में देखें तो 47% के आसपास का ग्रोथ आया। तो अगर वैसा ही ऑर्डर सब कुछ अच्छा रहा और सब कुछ एकदम परफेक्ट चला तो 30% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ आ जाए, तो उससे इनका रेवेन्यू 4,500 करोड़ के आसपास टच कर सकता है। इबिटा मार्जिन इनका नॉर्मली 8 से 9% रहता है, 7% भी रहता है। तो थोड़ा 10% का अगर इबिटा रहा तो इनका जो वैल्यूएशन आता है पर शेयर का 515 रुपए के आसपास का वैल्यूएशन आता है। करेंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 257। अगर हम लोग नॉर्मल फेज का बात करें तो यहाँ पर हम लोग अगर 20% का टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं तो 6,880 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। उसमें 8% का इबिटा मार्जिन अगर देखते हैं तो इनका इबिटा इतना आ जाएगा। ईवी बाई इबिटा जो मल्टीपल है हम लोग 12 का लेते हैं, जबकि फुल फेज में हम लोग 14 का मल्टीपल लिए थे। तो वहां से इनका जो पर शेयर का वैल्यू आता है वो 326 रुपए के आसपास आता है, जबकि करंट प्राइस 257। नाउ अगर बियर फेज आता है, यानी थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है, गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर थोड़ा कम हो जाते हैं और सिर्फ 15% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ आता है, इबिटा मार्जिन भी कम हो जाता है और सिर्फ 5% रह जाता है, और मल्टीपल भी ऑब्वियसली हम लोग कम देंगे, सिर्फ 10 का मल्टीपल अगर देते हैं तो इसका वैल्यू 162 के आसपास आता है। तो यानी अगर बियर मार्केट आता है, बियर फेज में कंपनी चली जाती है तो भाव यहाँ से कम 80-90 रुपया टूट सकता है। पर अगर बहुत अच्छा रहा सब कुछ तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, और अगर नॉर्मल भी रहा तो आई थिंक इसका फेयर वैल्यू 326 रुपए के आसपास होना चाहिए। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट विच आई हैव टेकन। हो सकता है कि ये बुल फेज में इसका ग्रोथ 30% से भी ज्यादा आ जाए, या बियर फेज में हो सकता है कि ग्रोथ 15% भी ना आए। तो बोथ द थिंग्स आर इक्वली पॉसिबल। इट्स अबाउट एंटिसिपेशन, और जितना मैं इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, जितना मैनेजमेंट के फोन कॉल में मैंने सुना है, उसके हिसाब से मैंने एक एस्टिमेट लेके ये वैल्यूएशन किया। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये कंपनी क्या करती है, किस तरह का बिजनेस में है, क्या क्या चीज बनाती है, और आगे कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या दिख रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑन मजगांव डॉक। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने मिला, कुछ सीखने मिला, कुछ फायदा हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी कंपनी के बारे में जान सकें और देख सकें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल हम लोग कैसे स्टडी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।